Welcome to all of you on my YouTube channel Academy of Political Science with पूजा मैम। आज के इस कंप्लीट पॉलिटी के क्लास में हम समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या रहा है, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारतीय संविधान के लिए। तो कौन से ऐसे कॉजेस थे जो भारतीय संविधान को वर्तमान स्वरूप देने में सहायक रहे हैं। तो भारत का जो संविधान है या अभी की जो शासन व्यवस्था है वह एक दिन का प्रयास में नहीं हुआ, बल्कि एक लंबे संघर्ष, एक लंबे स्ट्रगल का परिचायक है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्थिति परिस्थिति से गुजर के भारत का संविधान वर्तमान स्वरूप में आया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी एलिजाबेथ फर्स्ट के वाइट चार्टर पत्र के द्वारा शुरू हुआ, जिसे रॉयल चार्टर या शाही चार्टर भी कहा जाता है। यह चार्टर क्यों पास किया गया? यह चार्टर बेसिकली इसलिए पास किया गया जिससे एक कंपनी जिसका पर्पस होगा व्यापार करना कहाँ पे, इंडिया में, इसके स्टैब्लिश करने के लिए इसको पास किया गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में पहली बार इंडिया में आकर के अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक संरचना को। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक संरचना में दो भाग हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जिसे स्वामियों का मंडल कहा जाता है, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशकों का मंडल कहा जाता है। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स उन लोगों का ग्रुप था जिनके पास 500 पाउंड से अधिक शेयर्स 6 माह से अधिक समय तक रहे हों। उनके वोटिंग के द्वारा, मतलब जो प्रोपराइटर्स थे, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का जो ग्रुप था वो एक तरह से शेयर होल्डर थे। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। कितना? 500 पाउंड से अधिक शेयर इनका था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और 6 माह से अधिक समय के लिए। इन्हें अधिकार था कि ये वोटिंग के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के वोटिंग के द्वारा, इनके वोटिंग के द्वारा टोटल 24 लोगों को इलेक्ट किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में। ये है ग्रुप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो यही बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासक के रूप में, एक प्रशासक मंडल के रूप में इलेक्ट किए गए। इन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप था, ये आंसरेबल थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के लिए। इनकी जवाबदेही थी स्वामियों के मंडल के लिए, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के लिए। सो ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंडिया का जो बैकग्राउंड था वो किस तरह का था उस समय। इंडिया, जिसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली व्यापार करने के लिए आई, जिसने 1608 में कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इनका पर्पस केवल व्यापार करना था, बट ये धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर को ऑक्युपाई करना शुरू किए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू किए इंडिया में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे। वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडिया में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना शुरू कर दिए। अपेक्षाकृत
ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखने के बजाय। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इकोनॉमिक डिक्लाइन को फेस करने लगी। आर्थिक नीतियां जो थीं ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कमज़ोर होती दिखी, जिसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें कुछ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं कारण। दूसरा, आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे अकाल पड़ते हैं, अकाल की घटनाएं होती हैं, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की साख संरचना जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन होती चली जाती है। तो और भी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी में होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक संरचना जो है वो डिक्लाइन फेज पे पहुंचते हुए दिखी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी की जो कंपनी थी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो रही है, और उसमें जो प्रशासनिक और और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य खर्चे थे वो धीरे धीरे, सैन्य लागत ये धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति डिक्लाइन फेज पे जाती दिखी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती दिखी। उसके साथ साथ इंडिया में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, जिसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति और इंडिया को एक तरह से एक्सप्लॉइट करने का जो इनका कुल मिला के भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डिक्लाइन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो कंपनी के हित से ज़्यादा अपने हित को महत्व देना शुरू कर दिए, यानी उपहार और अन्य अनुचित साधनों के माध्यम से संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि धीरे धीरे हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति डाउन होते जा रही थी और इसके जो ऑफिसर्स थे उनकी आर्थिक स्थिति राइज होते जा रही थी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरते जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल डिक्लाइन फेज पे जाने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता की डिमांड की। ब्रिटिश संसद इतनी आसानी से कंपनी को आर्थिक सहायता देने से रही, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद जो थी वो 2 कमेटी को अपॉइंट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक स्थिति और इनके पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक गतिविधियां थीं इन दोनों को चेक करने के लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है एक सेलेक्ट कमेटी जिसे प्रवर समिति कहते हैं, दूसरा सीक्रेट कमेटी जिसे गुप्त समिति कहते हैं। इन दोनों कमेटी ने कंपनी के मामलों की जांच की और जांच में विशेष रूप से इन समितियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज, विशेष रूप से इनकी राजनीतिक और वित्तीय मामलों की निगरानी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रिपोर्टिंग किया और इस रिपोर्टिंग के आधार पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, यूके की पार्लियामेंट ने 2 अधिनियम, 2 एक्ट पास की। मतलब कि इन दोनों कमेटी की रिपोर्टिंग के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास की। ये दोनों एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें अब आप देखोगे कि इंडिया का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से यूके पार्लियामेंट के तरफ जाता दिखेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्ट थे इसे 1773 में
इन दोनों अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें पहले अधिनियम के माध्यम से 14 लाख पाउंड का सपोर्ट दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा जो एक्ट था वो कंपनी के कार्य को और इनको नियमित करने के लिए पारित किया गया था, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया था। इसी दूसरे एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 1773 का यह अधिनियम जो था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत में लिखित संविधान के नींव के रूप में काम किया। ठीक है। तो आज हम समझे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर और साथ ही साथ किस प्रकार से इंडिया का जो व्यावसायिक कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यावसायिक कंट्रोल था इंडिया पे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता दिखेगा यूके पार्लियामेंट के तरफ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के 1947 के भारत शासन अधिनियम तक। थैंक यू।